बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 17th लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस जो है वो क्या होते हैं वेव्स में। सुपरपोजिशन जो है वो सिंपली आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी मीडियम में को एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और उनकी इंटरेक्शन की वजह से जो चेंज आती है किसी एक रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में, वो जो एम्पलीट्यूड है वो होता है सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, algebraic sum of the amplitudes of the individual waves which are going to participate in the phenomena of superposition. अब सुपरपोजिशन सिंपली आप कह दें कि ये एक इंटरेक्शन है वेव्स की जिसमें उनके एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो एड अप होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट रिजल्टेंट वेव, और वो जो एम्पलीट्यूड होगा जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा वो अलजेब्रिक सम के तौर पे लिया जा सकता है उन पार्टिसिपेंट वेव के एम्पलीट्यूड का जो उस सुपरपोजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली एक्सप्लेन्स द if two or more traveling waves are moving through a medium, the resultant value of the wave function at any point is the algebraic sum of the values of the wave functions of the individual waves. अब ये वेव फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड्स आ सकते हैं, इसमें एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स आ सकती है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो आप किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेट कर देंगे तो वो वेव फंक्शन कहलाएगी, और वो अल्टीमेटली कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करेगी। वो साइन फंक्शन भी हो सकता है, कोसाइन फंक्शन भी हो सकता है, और अगर साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है तो वो साइन वेव कहलाएगी, कोसाइन फंक्शन को फॉलो कर रही है तो वो कोसाइन वेव कहलाएगी। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हम जानना चाहेंगे टू डिस्कस द सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस फिनोमेना इन वेव्स। पहली बात है फेज डिफरेंस क्या होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है सिमिलर पार्ट ऑफ टू वेव्स के दरमियान, ठीक है। अगर दो वेव्स हमारे पास हैं और किसी एक वेव का क्रेस्ट देखते हैं और दूसरी वेव का जब क्रेस्ट देखते हैं तो उनके दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना उसको कहेंगे कि ये फेज डिफरेंस है। और अगर तो वो क्रेस्ट पे क्रेस्ट फॉल कर रहा है, पहली वेव का जहां जिस पॉइंट पे क्रेस्ट आ रहा है दूसरी वेव का भी वहीं उसी पॉइंट पे क्रेस्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे वहां फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होगा उन दो क्रेस्ट के दरमियान में। लेकिन अगर वहां पे कोई मिसमैच आ रहा है, ऑफसेट आ रहा है उन दो क्रेस्ट के दरमियान में, तो वहां पे अल्टीमेटली कोई डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान में। वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक वेव या तो वो लीड कर रही होगी क्रेस्ट में या वो लैग बिहाइंड कर रही होगी दूसरी वेव के, ठीक है, क्रेस्ट को। तो ये इसको कहेंगे ये ऑफसेट हो रहा है हमारा जो क्रेस्ट है दो वेव्स के, उनमें क्या आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो फेज डिफरेंस है इसको मेजर किया जाता है वेवलेंथ में, ठीक है। ये हाफ वेवलेंथ हो सकता है, ये 3/4 लैम्डा हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वेवलेंथ विल बी इन्वॉल्व्ड इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। याद रखना है, अगर एक लैम्डा हो गया ना फेज डिफरेंस, तो वो फिर फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। लैम्डा का मतलब ये होगा कि वो एक सिर्फ एक वेवलेंथ जो है, एक वेव आगे जा रही है, लेकिन उसके बाकी जो क्रेस्ट और
ट्रफ्स होंगे वो सारे एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे दोनों वेव्स के। तो अगर उनमें कोइंसिडेंस है तो फिर तो हम कहेंगे कि वो फेज डिफरेंस उसमें 0 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वेवलेंथ का वो अगर इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, वो अगर इन्वॉल्व है तो वो फिर कभी भी दो क्रेस्ट को एक पॉइंट पे नहीं आने देगा। दो वेव्स के जो दो क्रेस्ट होंगे कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आने देगा, और ना ही दो ट्रफ्स को एक पॉइंट पे आने देगा। उसमें हमेशा वो एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखेगा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा उसको फेज डिफरेंस कहा जाएगा। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस जो है ये होती है कि अगर कोई सी दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म जो है वो एक जैसे हैं और उनमें एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो फेज डिफरेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। वो फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, ठीक है। जो भी होगा फेज डिफरेंस वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कोई सी दो वेव्स कोहेरेंट होंगी अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म एक जैसी है और उनमें अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होगा, नहीं है तो देन इट्स ओके, फिर भी वो कोहेरेंट कहलाएंगी। अगर फेज डिफरेंस है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात? तो इस तरह की अगर कोई सी दो वेव्स हैं हमारे पास तो उनको हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। The existence of a correlation between the phases of two or more waves such that interference effects can be observed। और ये कोहेरेंस क्या होगी, कोहेरेंस में फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म आइडेंटिकल होंगी, फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और अगर कोहेरेंस हम जान लेते हैं तो वेव्स में, तो फिर हम इजीली जो उनमें उनमें सुपरपोजिशन का फिनोमिना जो है वो अकर हो रहा है तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। इंटरफेरेंस फिनोमिना हम स्टडी कर सकते हैं, उससे जो एम्पलीट्यूड में एनर्जी कैरिड बाय द रिजल्टेंट वेव, जो भी चीजें हम जो भी पैरामीटर्स लिंक करेंगे वेव्स के साथ वो हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ दिस कोहेरेंस ऑफ द वेव्स। अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस अब कह दें कि जो एम्पलीट्यूड है वो y आप कह दें किसी भी वेव का, ठीक है। तो अगर ये y जो है वो इस डिस्टेंस जिसको हम x मार्क कर देते हैं, इस x का फंक्शन है और t का फंक्शन है, ठीक है। y इज एम्पलीट्यूड, या आप कह दें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, और जब ये मीडियम पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे फ्रॉम मीन पोजीशन उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वो इस x का फंक्शन होता है और इस t का फंक्शन होता है, ठीक है ना। और अगर ये जो किसी एक रिजल्टेंट वेव की बात करेंगे, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस x का और टाइम का फंक्शन है, इस डिस्टेंस का और टाइम का फंक्शन है, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे कि ये जो वेरिएशन आ रही है दिस विल बी ड्यू टू अ फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, और वो जो वेरिएशन होगी वो इंटरफेरेंस कहलाएगी। और ये इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है, एक ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये इस सुपरपोजिशन के नतीजे में बढ़ रहा होगा रिजल्टेंट वेव का, एक ये होगा कि इस सुपरपोजिशन के नतीजे में कम हो रहा होगा जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड से कम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं कैसे ये इंटरफेरेंस के नतीजे में एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव का वो बढ़ता है और कैसे वो कम होता है। और दोनों जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस के जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और बढ़ रहा है, इसको हम इंटरफेरेंस इन कॉमन कह देते हैं, लेकिन जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो एक इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, दूसरी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होती है और कब
डिस्ट्रक्टिव होती है, ये यहाँ पे हमने देखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें रिजल्टेंट वेव जो है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बिकम लार्जर in comparison to the amplitudes of either of the individual waves। दो वेव्स हैं, उनमें इंटरफेरेंस हो रही है, रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, वो इस तरह से बढ़ रहा है कि वो उन दोनों में से किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के साथ उसको कंपेयर करें तो वो दोनों में से जिसके साथ भी कंपेयर करेंगे उनसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक के एम्पलीट्यूड से नहीं बढ़ेगा, वो दोनों जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट कर रही होंगी वेव्स, उनके एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी? रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की। तो ये हो गया, इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसमें ये दो पल्सेस जो है एक वक्त में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक पल्स ये राइट वर्ड जा रही है, दूसरी पल्स ये लेफ्ट वर्ड जा रही है, इसी स्ट्रिंग में। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है मीडियम पार्टिकल्स का, उसको हम y1 कह देते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हम इसकी कह देते हैं, ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना। अब इससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको y2 कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट y2 is greater in comparison with y1। तो अब क्या होगा जब ये क्लोजर टू ईच अदर आएंगे ये दोनों डिस्टर्बेंसेस, तो ये इस तरह की स्टेट बनेगी। अब हम इसको कह देते हैं कि ये y1 प्लस y2 बन गया है, लेकिन अब अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? इसलिए कि ये एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा नहीं है, किसी भी जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड हमें बढ़ता नजर नहीं आ रहा, ये एज इट इज यहाँ पे मौजूद है, ये एज इट इज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब यहाँ इस थर्ड स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होती नजर आ रही है। यहाँ पे हमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो इससे भी बढ़ गया है और इस पल्स के एम्पलीट्यूड से भी बढ़ गया है। तो ये रिजल्टेंट आप कह दें ये पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो है आइदर ऑफ द पल्सेस, इसका एम्पलीट्यूड ले लें या इसका, इन दोनों में से जिसके साथ चाहे आप कंपेयर कर लें, ये रिजल्टेंट पल्स का एम्पलीट्यूड इन दोनों में से किसी भी एक पल्स के एम्पलीट्यूड से बड़ा है। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि जो भी फिनोमिना है सुपरपोजिशन का, इंटरफेरेंस का, इसमें किसी भी एक वेव को जो है वो आप ये नहीं सपोज कर सकते कि वो दूसरी वेव की किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगी, अल्टर करेगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पल्स है ना, ये जो लेफ्ट वर्ड जा रही है और ये जो दूसरी पल्स है जो राइट वर्ड जा रही है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, सुपरपोजिशन शो की है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और एम्पलीट्यूड बढ़ गया रिजल्टेंट पल्स का। लेकिन जैसे ही एक टाइम सेगमेंट पास हुआ है तो हम देखते हैं कि ये जो राइट वर्ड जा रही थी ना पल्स, वो यहाँ सॉरी लेफ्ट वर्ड जो जा रही थी पल्स वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, जो राइट वर्ड जा रही थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, विदाउट altering each other's properties। Both the pulses with amplitudes y1 and y2 have been separated after this phenomena of superposition, and we can say neither of the pulses have been engaged in influencing the properties of other pulses। किसी एक पल्स को हम ये नहीं कह सकते कि उसने इन्फ्लुएंस किया है दूसरी पल्स की प्रॉपर्टीज को। वो कोई भी प्रॉपर्टी आप कह दें, एनर्जी कैरी कर रही है वो एक प्रॉपर्टी है,
एम्पलीट्यूड है उनका वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वो प्रॉपर्टीज है। कोई भी एक पल्स ये ना तो इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगी पल्स की, ना ये पल्स इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और अपने रास्ते में ये अपना जो प्रोपगेशन है वो कंटिन्यू रखेगी। अब ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज लेस देन आइदर इंडिविजुअल वेव। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये y1 है, राइटवर्ड जा रही है, y2 है, लेफ्टवर्ड जा रही है। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पल्सेस थी, दोनों पॉजिटिव y एक्सिस में ये लाई कर रही थी, मीन पोजीशन से अपवर्ड थी दोनों। यहाँ पे क्या है, ये हमारी मीन है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव पल्स है, जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव पल्स है। तो फिर क्या होगा कि ये क्लोजर टू ईच अदर जब आएंगी तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। लेकिन क्योंकि इनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया हुआ है, एक पॉजिटिव साइड पे है दूसरी नेगेटिव साइड पे है, आप कहते हैं एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हम एक का एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं, दूसरे का नेगेटिव वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है इनमें पाई रेडियंस का, वो क्या करेगा, वो करेगा इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रिजल्टेंट पल्स बन रही है ना, इसका एम्पलीट्यूड अगर इस ये जो लेसर एम्पलीट्यूड की पल्स है इससे भी कंपेयर करें तो ये एम्पलीट्यूड उससे कम है, इससे कम है। तो यही बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज लेस देन आइदर इंडिविजुअल वेव। ये इंडिविजुअल पल्स है, ये इंडिविजुअल पल्स है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो किसी भी आप इवन स्मॉलेस्ट जो एम्पलीट्यूड की पल्स है उससे भी कंपेयर करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड उससे कम होगा। तो आप यहाँ से क्या परसीव कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो लो वैल्यू को जो है वो अप्रोच कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन फिनोमेना। तो ये जो सुपरपोजिशन है इसको हम कहेंगे दिस इज काजिंग अ डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। और फिर वही बात कि कोई भी एक पल्स जो है वो दूसरे की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगी सुपरपोजिशन के फिनोमेना में। और वो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पल्स जो है वो पास ऑन हो गई है राइटवर्ड डायरेक्शन में और ये पल्स भी पास ऑन हो गई है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और अपनी अपनी डायरेक्शन में ये अपनी प्रोपगेशन जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। अब ये वही बात यहाँ पे की जा रही है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स में क्या होता है कि कोई भी एक वेव जो कोएग्जिस्ट कर रही होगी दूसरी वेव के साथ, वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगी ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसकी एग्जांपल वो कहता है कि जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, ये ब्रॉडकास्टर्स मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स जो है एक वक्त में एक ही मीडियम में जो है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स की वेव्स जो है वो इंडक्ट कर रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी वेव्स जो है वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन सेफली जो है वो कैरी कर रही होती है, कोई एक वेव दूसरी की इंफॉर्मेशन को क्या है वो डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह साउंड वेव्स हैं, ये आप मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं आप एक वक्त में देख रहे होते हैं कि हर सिस्टम अपनी अपनी साउंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है एक मीडियम में, और वो सारी की सारी वेव्स जो है वो विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर वो जो है वो पास ऑन हो रही होती है। तो इसी तरह टेलीविजन स्क्रीन है, कलर टेलीविजन स्क्रीन, वहां से एक वक्त में मुख्तलिफ जो वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं वो इमिट हो रही होती है, लेकिन कोई भी एक रेडिएशन एक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो दूसरी वेवलेंथ की रेडिएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर नहीं करती है। तो ये इन नेचर वेव्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो विदाउट अल्टरिंग ईच अदर्स प्रॉपर्टीज वो क्या कर सकती है, को एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। और होता क्या है कि जब भी सुपरपोजिशन होगी तो उनमें जो वेव फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, अल्जेब्रिकली एड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके नतीजे में आप कह दें कि एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो भी अल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे, एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स वो भी अल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह जो भी आप और कोई इंफॉर्मेशन उनसे लिंक करेंगे वो क्या होगा,
वेव फंक्शन में आ जाएगी और वेव फंक्शन हम कहते हैं अलजेब्रिकली ऐड हो जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। अब ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब जो वेव्स होंगी वो हार्मोनिक वेव्स होंगी। हार्मोनिक वेव्स, हार्मोनिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? वो सारी की सारी वेव्स जो एक लीनियर वेव इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ये ठीक है। यहाँ पे y क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है मीडियम पार्टिकल्स का, ठीक है। और ये x क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या जिस एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेशन हो रही है वो डिस्टेंस है। और ये t क्या है? ये y जो है, एक तो फंक्शन होता है इस x का, दूसरा फंक्शन होता है इस टाइम का, ठीक है। तो ये v क्या है? ये स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है या पल्सेस है। तो इसको हमने जो डिराइव किया था वो कुछ ऐसी थी इक्वेशन, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल t स्क्वायर। तो वो 1 ओवर v स्क्वायर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए हैं और ये शेप बनी है लीनियर वेव इक्वेशन की। जो भी वेव जो है इस लीनियर वेव इक्वेशन को फॉलो करेगी उसको हार्मोनिक वेव कहेंगे, ठीक है ना। और जो भी हार्मोनिक वेव्स होंगी वो इन असूलों को जो है वो फॉलो करेंगी और सुपरपोजिशन होगी तो भी वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिस तरह से हमने पढ़ा कि वो उसमें उनमें अलजेब्रिक जो है वो एडिशन हो जाती है वेव फंक्शंस की। तो वो ये जो लीनियर वेव इक्वेशन है ये लाजमी होगा उन वेव्स के लिए कि वो इसको फॉलो करें। हार्मोनिक वेव्स होंगी तभी हम प्रॉपर्टीज उनसे तवक्को कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज पोजेस कर रही है वेव्स और हम कहते हैं कि जो वेव है वो हम उसका मीडियम पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहते हैं कि दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और वो मैक्सिमम जब होगा तो वाई एम के बराबर होगा, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, उसमें अगर कोई चेंज आ रही है तो फिर हम वहां पे साइन फंक्शन लगा देते हैं, वाई एम साइन ऑफ के एक्स, ये प्लस माइनस ओमेगा टी, ये प्लस के साथ भी हो सकता है माइनस के साथ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि पल्स जो है वो राइट वर्ड जा रही है या लेफ्ट वर्ड जा रही है ओरिजिन के, ठीक है। अब ये जो है ये वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम साइन फंक्शन कहते हैं, इसकी जगह अगर हम एफ लगा दें तो वो ये होगा कि वाई एम एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये वेव पार्ट है, ये क्या है? इसको कहेंगे ये वेव पार्ट है। यही वो फंक्शन है जो एम्पलीट्यूड को जो है वो डिक्लाइन करते करते जीरो पे ले जाता है, फिर उसमें राइज करवाते करवाते इसको मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाता है। ये फंक्शन जो है ये कभी जीरो दे रहा होगा, कभी 1 दे रहा होगा, कभी -1 दे रहा होगा। तो यही वो फंक्शन है जो वेव पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है। और ये वाई एम जो है ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब ये 1 होगा तो ये वाई एम के बराबर हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये मीन पोजीशन पे आ जाएंगे मीडियम पार्टिकल्स। तो इस तरह से आप कह दें कि ये एक वेव फंक्शन है जिसको हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। अब एक वेव के लिए हम इसको y1 कर देंगे, दूसरी वेव के लिए इसको y2 कर देंगे, फिर देखेंगे सुपरपोजिशन कैसे हो सकती है। अब जब एक पहली वेव की बात करेंगे तो उसके लिए ये y1 ऑफ x एंड t हो जाएगा, दूसरी वेव की बात करेंगे तो उसके लिए y2 ऑफ x एंड t हो जाएगा। ये वेव फंक्शन सेकंड वेव का है, ये वेव फंक्शन फर्स्ट वेव का है, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं? अलजेब्रिक एडिशन हो रही है, ठीक है। और उसका नतीजा क्या है कि ये रिजल्टेंट जो वेव है उसका वेव फंक्शन हमें मिल रहा है, दैट इज being expressed as y dash of x and t। और ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, वो जो हमने प्रीवियसली कही है पहले ही पेज पे कि वो क्या होती है? अलजेब्रिक सम होती है, रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन आ रही होती है वो अलजेब्रिक सम होती है किनकी? इंडिविजुअल वेव फंक्शंस की, जो पार्टिसिपेंट वेव्स होती हैं उनके वेव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये y1 और y2 जो है, these are expressing the displacements of the
मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, या आप कह दें कि ये वेव फंक्शंस हैं वेव 1 के और वेव 2 के। अब जब कभी ओवरलैपिंग होगी y1 और y2 में, ठीक है, तो क्या होगा ओवरलैपिंग में, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कब कंस्ट्रक्टिव होगी कब डिस्ट्रक्टिव होगी ये आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ फिल वक्त हम क्या कहेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स अलजेब्रिकली गिव्स द एडेड वैल्यूज ऑफ द वेव फंक्शंस, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि ये रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव की जो इसकी एम्पलीट्यूड होगी, जो भी आप प्रॉपर्टी इससे लिंक करें वो क्या होगी, अलजेब्रिक सम होगी, अलजेब्रिक सम होगी इंडिविजुअल वेव्स की, ठीक है ना। और यहाँ पे वो दूसरी बात करना लाजमी समझ रहा है कि जब भी कभी ओवरलैपिंग होगी कोई भी एक वेव जो है दूसरी वेव की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगी, इट विल नेवर अल्टर द ट्रेवल ऑफ अदर वेव। फर्स्ट वेव इज नॉट सपोज टू अल्टर द ट्रेवल ऑफ अदर वेव, ठीक है ना। तो ना तो पहली वेव दूसरी को जो है वो अल्टर करेगी, ना दूसरी पहली को अल्टर करेगी। दोनों वेव्स जो हैं जो सुपरपोजिशन में एंगेज हो रही है वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज जो है वो प्रिजर्व रखेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं ले आएगी, कांस्टेंट चेंज नहीं ले आएगी, ठीक है भाई। अब हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस में हम कहते हैं कि फर्ज करें पहली वेव है y1, उसका जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस हो रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन, मीडियम पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, और वो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन वेव ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और जो दूसरी वेव है y2 इक्वल्स ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब फर्क क्या आ रहा है कि ये फेज डिफरेंस जो फाई है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन दो वेव्स में, और ये दोनों वेव्स y1 और y2 जो है ये क्या है, ये दोनों ही साइन वेव्स हैं। फर्क क्या है, इस फेज डिफरेंस का फर्क है, ठीक है। अब जब ये फेज डिफरेंस फाई 0 होगा, जब कभी ये 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जब ये अपनी वैल्यू जो है वो 1 दे रहा होगा, ये भी उस वक्त 1 दे रहा होगा, जब ये अपनी वैल्यू 0 दे रहा होगा ये भी 0 दे रहा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि इंटरफेरेंस आइडियल केस बन जाएगा। इसमें ये ym और ये ym ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो 2ym हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन वो कितनी हो जाएगी, 2ym, ठीक है। तो वो डबल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द रिजल्टेंट वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कौन से केस में, जब फाई 0 हो रहा है, मींस जब फाई 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जब कभी फाई नॉन 0 होगा और उस नॉन 0 फाई का नतीजा ये हो रहा है कि उनमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है दोनों वेव्स में। एक वेव अगर एक वक्त में अपना जो क्रेस्ट है वो शो कर रही है तो दूसरी वेव उसी वक्त अपना ट्रफ शो कर रही होगी, ठीक है। तो वो क्रेस्ट पे ट्रफ फॉल करेगा और ट्रफ पे क्रेस्ट फॉल करेगा, तो उसका नतीजा क्या हो जाएगा कि these waves will be combining to cancel out each other's effect, ठीक है। और इसमें भी इंटरफेरेंस हो रही है, इसमें भी इंटरफेरेंस हो रही है। फर्क क्या है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है। अब जब डबल हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब 0 हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन ये है ये दोनों इंटरफेरेंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये वाला फिनोमिना है या ये वाला फिनोमिना है, इसको हम कहेंगे दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वेव है इस तरह से, ठीक है। इसको हम y1 कह रहे हैं जो स्काई ब्लू वेव है, दूसरी ये रेड कलर की वेव है, इसको हम y2 ऑफ x एंड t कह रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों वेव्स यहाँ पे देख रहे हैं कि फाई इक्वल 0, इनमें फेज डिफरेंस है ही नहीं। जब फेज डिफरेंस नहीं है तो नतीजा क्या निकला कि ये एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव का है वो डबल हो गया। यहाँ पे द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हैज बिकम डबल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब ये दोनों वेव्स, एक ये y1 ऑफ x एंड t और दूसरी ये y2 ऑफ x एंड t, ठीक है।
अब जब हम देखते हैं कि इनमें फेज डिफरेंस जो है वो पाई रेडियन है, क्यों? क्रेस्ट पे ट्रफ फॉल कर रहा है, ठीक है, और ट्रफ पे क्रेस्ट फॉल कर रहा है, तो ये क्या होगा फिर? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा ये है कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड 0 हमें नजर आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ गए हैं मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, और वो उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो 0 है मीडियम पार्टिकल्स का। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जब कभी फेज डिफरेंस ना तो पाई है ना 0 है, इन बिटवीन कहीं और कोई वैल्यू है जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है, फर्ज कर लेते हैं वो 2 पाई बाई रेडियन है, तो वो क्या होगा? जहां पे ये देखते हैं ये दोनों वेव्स जो है वो मर्ज हो रही है, तो वहां पे पीक आ जाएगी, यहाँ मर्ज हो रही है तो वहां पे नेगेटिव रीजन की पीक आ जाएगी, जिसको हम ट्रफ कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे पीक आ जाएगी। तो ये फिर इंटरमीडिएट जो है वो आप कह देंगे कि वैल्यूज ऑफ द फेज डिफरेंस जो है वो डिसाइड करेगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है ना। अगर तो 0.5 से बढ़ रही है जो क्या है इसका मल्टीपल जो है एम्पलीट्यूड का, तो वो 0.6 0.7, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और 0.5 से अगर लेसर होगी तो वो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह चली जाएगी। और 0.5 का मतलब ये होगा कि वो एज इट इज जो है वो वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या कर रहा है? सस्टेन कर रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं y1 जो हमारे पास है वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाया, इसमें हमने पहली वेव जो है वो एक्सप्रेस की y1 की जगह, दूसरी वेव एक्सप्रेस की y2 की जगह। तो फिर क्या किया कि वाई एम कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको कह दें कि के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है वो अल्फा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ये बीटा है। फिर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसमें ये वैल्यूज प्लेस करेंगे इस एंटिटी में। वाई एम कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, ठीक है, वाई एम पहले से हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 कोसाइन ऑफ 5/2 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। ये बेसिकली 2kx/2 होता है, -2 ओमेगा टी बाई 2 होता है, तो 2 से कैंसिल हो जाता है, ये kx माइनस ओमेगा टी हुआ और ये 5/2 आ गया, ठीक है, एज इट इज। तो ये जो वेव फॉर्म है ये वो वेव फॉर्म है जो रिजल्टेंट वेव की है। This wave function is for रिजल्टेंट वेव जो सुपरपोजिशन के नतीजे में मिली है। अब इसको कहते हैं ये एम्पलीट्यूड है, ये इस वेव का रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ये क्यों एम्पलीट्यूड कह रहे हैं? क्योंकि ये वो पार्ट है एक्सप्रेशन का जो कि फंक्शन नहीं है एक्स का और टी का। फंक्शन कौन सा है? वो पार्ट जो एक्स और टी का है। ये साइन का पार्ट जो है ये के एक्स, यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है और टी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये x और t जैसे जैसे चेंज होंगे साइन की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे साइन की वैल्यूज चेंज होंगी ये जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम है, ये उसी तरह से फिर चेंज होती जाएगी। ये कभी 0 हो जाएगी, कभी माइनस हो जाएगी, कभी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर ये जो एम्पलीट्यूड है ये उसी तरह से क्या होता जाएगा? ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, अपनी वैल्यूज शिफ्ट करता जाएगा जब ये वैल्यूज अपनी फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है वो देता जाएगा ये फंक्शन जो है, ठीक है। तो आप कह दें कि ये वेव पार्ट है। ये क्या है? ये वेव पार्ट है। ये क्या है? इस एक्सप्रेशन का एम्पलीट्यूड पार्ट है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड पार्ट हुआ और ये वेव पार्ट हुआ। और ये क्या है? ये फेज है, फेज शिफ्ट आ रहा है या फेज डिफरेंस आ रहा है दो वेव्स के दरमियान में। फाई को कहेंगे, 5/2 को नहीं कहेंगे, फाई को कहेंगे। ये क्या है? फेज शिफ्ट है। अब अगर दो वेव्स जो है सेम डायरेक्शंस में जा रही होंगी तो ये जो रिजल्टेंट वेव मिली है हमें, इसमें ये एम्पलीट्यूड है, ये उसका वेव पार्ट है। इसमें जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो जो रिजल्ट
रिजल्टेंट वेव आएगा, रिजल्टेंट वेव बनेगी इनसे, वो एक साइनोसाइडल वेव होगी। वो क्या होगी? साइनोसाइडल वेव होगी और वो ट्रेवलिंग वेव होगी। जब ये दोनों जो इंडिविजुअल वेव्स हैं y1 और y2 एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी और वो एक ही मीडियम में होगी, और वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत हमें ये रिजल्टेंट वेव मिलेगी। तो ये जो वेव है ये एक साइन वेव है, इसको हम साइनोसाइडल वेव कह सकते हैं, और ये ट्रेवलिंग वेव है। दिस विल बी अ ट्रेवलिंग वेव विद दिस मच एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। अब जब कभी फाई 0 होगा, इसमें फाई 0 होगा, तो कोसाइन ऑफ फाई बाई 2 ये जो है ये यहाँ पे 0 प्रोड्यूस करेगा, कोसाइन 0 1 दे जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होगा, ये जो एम्पलीट्यूड पार्ट है, ठीक है ना। और उस वक्त इसको 2ym कहेंगे। और जब कभी फाई जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर, कोई इंटीजर हो जाएगा, और वो इंटीजर क्या होगा कि उससे फाई बाई 2 जो है वो या तो 90 बना रहा होगा या 270 डिग्री बना रहा होगा। तो फिर उस वक्त क्या होगा, कोसाइन 0 प्रोड्यूस करेगा। जब कोसाइन 0 प्रोड्यूस करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहाँ पे पहले केस में जब फाई 0 हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, 2ym एम्पलीट्यूड हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये कोसाइन 0 दे जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमें नजर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट वेव है ही नहीं, नो वेव, नो रिजल्टेंट वेव एट ऑल, ठीक है। तो इस तरह से बाकी तमाम केसेस में जब कोसाइन जो है वो 1 और 0 के दरमियान में कोई और वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो इंटरमीडिएट केसेस बन जाएंगे। उसमें देखा जाएगा कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगेन मैं वही बात करूंगा कि 0.5 जो है वो इंडिविजुअल वेव्स के बराबर जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो देगा, अगर कोसाइन की वैल्यू 0.5 आ रही है। 0.5 से बढ़ेगी तो फिर क्या होगी, वो कंस्ट्रक्टिव में ले जाएगी उसको, और 0.5 से कम होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव में ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेव बन रही है, इसमें जो फाई है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो ये हम कहते हैं, नोट दैट फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव आल्सो डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। तो ये इस फाई की बात है, इस पे डिपेंडेंस शो कर रही है अपनी रिजल्टेंट वेव जो है। और जब दूसरा केस हम देख रहे हैं कि अगर वो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो अपोजिट टू ईच अदर जा रही है, तो फिर क्या होगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। वो जो ट्रैवलिंग वेव थी इस केस में वो नहीं बनेगी, साइनोसाइडल वेव होगी लेकिन वो स्टैंडिंग वेव होगी, ठीक है। कैसे मिलेगी वो वेव, हमने कहा कि ये पहली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने y1 और y2 को सम किया, अब उनकी वैल्यूज प्लेस की, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक में हम माइनस ओमेगा टी लगाएंगे, दूसरी में हम प्लस ओमेगा टी लगाएंगे, और फाई एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्लस की वजह से जो है वो जो सम बन रहा है इन दोनों वेव्स का, वो कुछ इस तरह से होगा, 2ym साइन ऑफ kx प्लस 5/2 कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/2। इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये अब ना तो इंडिपेंडेंट है टाइम से जैसे कि प्रीवियस केस में था, ठीक है, और ये जो पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इंडिविजुअल वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो प्रोपगेट कर रही है, और वहां पे जो है वो सुपरपोजिशन का फिनोमिना जो है वो अगर होता है तो फिर क्या होता है कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो एज इट इज लिखा जाएगा ऐसे, और वहां पे इंडिविजुअल वेव्स जो है वो एक्सप्रेस की जाएंगी इस तरह से, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक में ओमेगा टी पॉजिटिव, एक में ओमेगा टी नेगेटिव, ठीक है। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, एक ओरिजिन से राइट पे जा रही है तो दूसरी ओरिजिन से लेफ्ट पे जा रही होगी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेव आ रही है y डैश ऑफ x एंड t वो एक्सप्रेस होगी 2ym साइन ऑफ kx प्लस 5/2 कोसाइन ऑफ ओमेगा t माइनस 5/2। इसमें देख रहे हैं कोसाइन के पार्ट में कि t की डिपेंडेंस है, टाइम की डिपेंडेंस है यहाँ पे, और यहाँ साइन के पार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे x की डिपेंडेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है, जो जिधर को वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं जैसा एक्सिस पे, उसकी डिपेंडेंस है इस फंक्शन में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं
कि इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो जो है वो 2 कोसाइन ऑफ ओमेगा टी होगा, ठीक है। और ये होगा कि ये साइनोसाइडली जो है वो वेरी कर रहा होगा, और ये जो वेव फंक्शन है ये अब इस तरह से हम जो है नहीं लिख सकते एफ ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, एफ ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। ये इस स्टेट को देखें, अगर इसको फंक्शन मान लें हम, तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी नहीं बन रहा। ये जो पार्ट है इसमें टाइम की डिपेंडेंस नहीं आ रही है। इसको अगर हम यहाँ रिलेट कर दें तो हम कहते हैं कि अब ये साइनोसाइडल वेव उस तरह से नहीं है जिस तरह से ट्रैवलिंग वेव होती है। तो फिर ये है तो साइनोसाइडल, लेकिन ये है स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो साइनोसाइडल स्टेशनरी वेव बन रही है इस वक्त हमारे पास, जो कि एक पोजीशन पे रहेगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो साइन फंक्शन को फॉलो करेगा, और वो कभी अपनी पीक पे जाएगा तो उस वक्त वो एम्पलीट्यूड दे रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, और कभी वो जो है जब मीन पे आ जाएगा तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो उस वक्त जो है वो एम्पलीट्यूड अगेन मैक्सिमम होगा दूसरी एक्सट्रीम की साइड पे। तो इस तरह से आप कह दें कि ये स्टैंडिंग वेव बनी है एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है वो ट्रैवलिंग वेव बनी सुपरपोजिशन में, और कैसे वो स्टैंडिंग वेव बनी सुपरपोजिशन के नतीजे के तौर पे। तो अब हम यहाँ तक इसको वाइंड अप कर रहे हैं।